हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आरआरबी एग्जामिनेशन परीक्षा में आपका स्वागत है। और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आरआरबी हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं होम रूल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। तो इसका होगा राइट आंसर सी, यानी होम रूल लीग आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी। होम रूल लीग का गठन तिलक और एनी बेसेंट ने क्रमशः अप्रैल तथा सितंबर में 1916 में किया था। इसका उद्देश्य स्वशासन यानी होम रूल प्राप्त करने के लिए जन जागरण था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी। यह कथन असत्य है। 34 में आपको मिलाना है मैच द कॉलम, यानी राजा राम मोहन राय। और ये आपको क्या करना है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सही कालानुक्रम बनाना है आपको। तो आंसर में जो 20 सही हो जाएगा इसका। सबसे पहले आएंगे राजा राम मोहन राय, फिर आएंगे दादा भाई नौरोजी जी, उसके बाद मोतीलाल नेहरू और फिर महात्मा गांधी। राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी में और मोतीलाल नेहरू 1861 से 1931 ईस्वी और महात्मा गांधी 1859 से 1948 ईस्वी। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? सी, पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? डी, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान किया था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? बी, चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती के लिए बाध्य करने तथा कृषकों पर अत्याचार करने के बारे में कांग्रेस वर्ष 1916 में अवगत कराया था तथा उनसे कृषकों की मुक्ति के लिए आंदोलन करने का अनुरोध किया, जिस पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के सफल नेतृत्व के साथ भारतीय राजनीति में विधिवत पदार्पण किया। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। वर्ष 1917 में चंपारण में एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, जी बी कृपलानी और महादेव देसाई, मजहरूल हक और नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर व अनुग्रह नारायण सिंह थे। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? डी, ए और सी, यानी चंपारण और खेड़ा। गांधी जी चंपारण तथा खेड़ा में हुए कृषक आंदोलन से जुड़े हुए थे, जबकि बारदोली आंदोलन में का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने प्रदान किया था। इस आंदोलन के दौरान यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया? बी, अहमदाबाद आंदोलन। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन में मिल मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि की मांग को लेकर वर्ष 1918 में हड़ताल किया। उसमें उन्होंने आमरण अनशन भी किया, अतः फिर मालिक 35% मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गया। मांगेटू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? सी, 1919 में। मांगेटू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 में पारित हुआ और पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार अधिनियम 1919 में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें निम्नलिखित का समावेश किया गया था। ए, द्वैत शासन।
भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में दोहरे द्विज शासन की व्यवस्था किया गया। इसके अंतर्गत शासन को प्रांतीय तथा केंद्रीय सूचियों में बांट दिया गया। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार का अधिकृत करता था। डी, बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट एवं काला कानून पारित किया गया, जबकि जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि वह मजिस्ट्रेट के किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। अर्थात अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस फैक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील के भी कानून भी कहा जा सकता था। भारतीय नेताओं ने गांधी जी ने इस काला कानून बताते हुए इसका विरोध किया। सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी सही है, यानी रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1919 में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्वक नियमों को शांतिपूर्वक करना था। रविवार 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में घोषित किया गया, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। मार्च 1919 में पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 30 मार्च और फिर 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। बम्बई में सत्याग्रह का भी सभा का गठन किया गया। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में किसके विरोध में किया? बी, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट या काला कानून के विरोध में फरवरी 1919 में एक सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे तथा V.G. हैनीमैन इसके उपाध्यक्ष थे और शंकर लाल बैंकर, उमर सोभानी तथा डी सॉल्वे इसके सचिव थे। गांधी जी के निर्णयानुसार 6 अप्रैल 1919 को पहले 30 मार्च 1919 को हड़ताल दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। कई प्रांतों में हड़ताल, जुलूस तथा सभाएं की गई। गांधी जी ने 1919 में इसके विरोध में सत्याग्रह चलाया। ए, रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई थी। इसे नृशंस हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का कारण था। ए, सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। पंजाब में इसका नेतृत्व करने वाला डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भी लोग इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? उत्तर नंबर बी, 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। 2 स्थानीय कांग्रेस नेताओं का डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने में हेतु अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। यही जनरल और डायर ने बिना चेतावनी दिए ही निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोधास्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग क्वेश्चन 51, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा था? डी, उधम सिंह ने। माइकल ओ डायर उस समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जबकि जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला जनरल O.R. डायर थे। उधम सिंह ने माइकल डायर को मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग के अध्यक्ष में G.C. हंटर थे। इस आयोग के 3 अंग्रेज सदस्य तथा 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल सीतलवाड़ और पंडित जगन्नाथ नारायण सुल्तान अहमद खां थे। इस आयोग ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब जांच समिति का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? बी, 1920 में। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन वर्ष 1920 में रचनात्मक कार्यों का निर्णय लिया। इसमें रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की गई थी। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? बी, कलकत्ता में। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया था। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? सी, असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस कार्रवाई से उत्तेजित होकर आंदोलनकारियों ने एक भीड़ में 22 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से चुप होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के स्थगन की घोषणा कर दी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? सी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था। मौलिक रूप में खिलाफत आंदोलन था। ए, एक धार्मिक आंदोलन। मौलिक रूप में खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जो ब्रिटेन द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में के पश्चात तुर्की के खलीफा का पद समाप्त किए जाने के विरोध में प्रारंभ किया गया था। भारत में इसका नेतृत्व अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। गांधी जी की पहल पर कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किए जाने पर से यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर नंबर ए यानी रॉलेट एक्ट बिना जूरी के राजनीतिक मुकदमों पर विचारण की न्यायाधीशों की शक्ति दी गई। माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया। इल्बर्ट बिल। भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों वाले मुकदमों पर भी निर्णय दे सकते हैं। 1892 का इंडिया चुनाव का सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से काउंसिल एक्ट से व्यवहार में लाया गया। रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को लागू कर दिया गया। रॉलेट एक्ट में बिना जूरी के राजनीतिक मुकदमों का विवरण की न्यायाधीशों की शक्ति दी गई थी। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों के बीच स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। इल्बर्ट बिल 1883 में पारित हुआ। इसके तहत भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों पर भी निर्णय दे सकते हैं। 1892 ईस्वी में काउंसिल एक्ट के तहत चुनाव सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59, मैच द कॉलम करना है हमें। आंसर नंबर ए इसका सही है, यानी CR दास स्वराज कर्मी, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह, अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतकार एंड मौलाना AK आज़ाद। तीसरा खिलाफत कर्मी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया है। अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिम उत्तर भारत में खुदाई खिदमतकार संगठन स्थापित किया। मौलाना AK आज़ाद का संबंध खिलाफत कर्मियों से था। काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? ए, राम प्रसाद बिस्मिल। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन को बहिष्कार क्यों किया गया था? राइट आंसर होगा डी, कमीशन से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी और कश्मीर कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इस कमीशन को भारतीयों ने तीव्र विरोध किया क्योंकि ये भारतीय समस्याओं पर विचारक था, किंतु इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध
प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता का शिकार हुए। डी साइमन कमीशन। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में मृत्यु हो गई। बारदोली सत्याग्रह का संबंध है। सी सरदार पटेल से। वर्ष 1928 में गुजरात के बारदोली तालुका में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह अत्यधिक राजस्व कर वसूलने के विरोध में चलाया गया। इस संघर्ष में उनकी सेवाओं की प्रशंसा में बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। के.एल. पंजाबी के अनुसार इस संघर्ष में बारदोली के सरदार भारत के सरदार बन गए। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? ए लाहौर। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो डी आपका 26 जनवरी 1930 को। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में रावी तट पर लाहौर के 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी तट पर लाहौर में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई पूर्ण स्वराज शपथ का वचन लिया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? सी मार्च 1931 में। 8 अप्रैल 1929 को जब केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर मत पड़ने वाले थे तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। इसलिए इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद का विरोध करना था। पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आंसर हो जाएगा बी यानी CSC बोस का राइट आंसर का पहला। कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय लाल कुर्ती आंदोलन। और डी का थर्ड यानी सरदार पटेल बारदोली आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस उग्र विचारधारा के समर्थक थे। उन्हें वर्ष 1938 तथा वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें त्याग पत्र दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया। निम्नलिखित किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ए 1931 में 1930 वर्ष में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित लगान, नमक कर, सैन्य व्यय संबंधी नीतियों का विरोध किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। डी नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरोध किया था। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर गांधी जी ने सांकेतिक नामक बनाकर कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा के पेरिस की और किए जाने वाले अभियान से की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च के लिए समय विदेश पत्रकार वेब मिलर उनके साथ था, जो गांधी जी ने इस साबरमती आश्रम में ठहराया था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? 70 का राइट आंसर जाएगा डी यानी वेब मिलर। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया थी। बी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ने नमक सत्याग्रह की खिल्ली उड़ाई और कहा कि एक सम्राट को केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है।
इसी प्रकार कलकत्ता के समाचार पत्र स्टेट्स एमएन से वेंग ने कहा कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक उसमें डेनमिन स्टोरा नहीं मिल जाता। अंग्रेजी सरकार ने भी शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। सबने आज्ञा आंदोलन किया। डी, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। कांग्रेस सीमित को इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला। गांधी डरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? बी, 1931 में। गांधी डरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए सहमत हो गए थे। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 में इस समझौते की पुष्टि कर दी गई। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यर्दवदा जिले में आमरण अनशन प्रारंभ किया। सी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था तथा इस निर्णय के द्वारा भारतीय हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन के अधिकार प्रदान किया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे में यर्दवदा जेल में आमरण अनशन किया। क्वेश्चन 75, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? बी, महाराष्ट्र के पवनार से। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पावनगर आश्रम में शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। भूटान आंदोलन निम्नलिखित में किसने प्रारंभ किया? सी, विनोबा भावे। भूटान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचपम्पल्ली गांव से भूटान आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें इन्होंने भूपतियों से भूमि दान से लेकर भूमिहीनों को भूमि प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 77, भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके प्रभाव ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन तथा भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते ज्वार ने उनके विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? बी, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन की लेबर पार्टी के दबाव में आकर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारतवासियों को इस युद्ध के सहयोग प्राप्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भावना मंडल भारत भेजा, जिसे भारतीय इतिहास में क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद को लेकर इस मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया। क्रिप्स मिशन जिस ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से प्राप्त करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने भेजा गया था, भारत में कब आया? डी, मार्च 1942। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। बी, 1939 ईस्वी में। त्रिपुरी कांग्रेस के 92वें अधिवेशन में 8 मार्च से 12 मार्च 1939 में कांग्रेस कार्य समिति के गठन पर जारी गतिरोध को लेकर विशेष के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद त्यागपत्र दिया तथा इनके त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? डी, अरविंद घोष। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और के साथ अरविंदो घोष ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को विकास की नीति बनाई तथा वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। बाद में क्रांतिकारी नेता अरबिंदो घोष संन्यास की राह पकड़ ली और पांडिचेरी पहुंच गए। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? सी 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन को स्पष्ट मांग सर्वप्रथम मार्च 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वे पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। निम्नलिखित में आईने से संबंध नहीं थे। डी आर.सी. दत्त के गुरुदयाल सिंह, डिल्लो शहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह आईएनएस से संबंध थे, जबकि आर.सी. दत्त एक प्रमुख आर्थिक विश्लेषक और कांग्रेस के 15वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो लखनऊ में दिसंबर 1899 में हुआ था। आईएनए के बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका 84 का ई, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी का बचाव समिति में भूला भाई देसाई, आसिफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू प्रमुख वकील थे। वकील के समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। आईएनए के बचाव समिति के उपयुक्त सभी वकील शामिल थे, अतः इस प्रश्न को अभीष्ट उत्तर विकल्प ई होगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित कर 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिंथगो था। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? डी बी राव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उसके अनुसार कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। मुस्लिम लीग, उदारवादी और समाजवादी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। वह अमेरिका प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? ए अमेरिका, यानी ए का मतलब हुआ लुइस फिशर। अमेरिकी प्रशासक लुइस फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं को विस्तारपूर्वक प्रकाशित किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से भारी नुकसान हुआ था। सी कोलकाता। अंतिम सरकार ने कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को नामजद करने के अधिकार को मुस्लिम लीग ने मान्यता नहीं दी और 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन के व्यक्तित्व को भी अस्वीकार कर दिया। साथ ही लीग ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इस दिन हुए सांप्रदायिक संघर्ष में कोलकाता पश्चिम बंगाल के लगभग 7,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? सी 1939। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों ने कार्यकारिणी में विरोध के चलते इन्हें इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? ए सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 23 जून 1942 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने टोक्यो सम्मेलन में किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस का इसकी कमान सौंपी गई। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए और जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनानायक घोषित किए गए। ज्ञातव्य है कि मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन का निर्णय किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की अंतिम सरकार की स्थापना कब की? सी 1943। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। वहीं से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? ए की किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने 1915 में जापान गए थे, वहाँ उन्होंने
लोगों वर्ष 1928 में भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। वर्ष 1912 में इन्होंने बसंत विश्वास ने चांदनी चौक दिल्ली में वायसराय हॉर्डिंग ने जुलूस पर एक बम फेंका था, जो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है।